नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की में सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहली खबर जो आज के अखबारात में शाया की गई है, सबसे बड़ी खबर ये है कि बीआरएस नेताओं ने 3 रातों से जाग करके अपने लीडर जो केटीआर हैं उनको बचाने के लिए वो उनके घर के बाहर जाग रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और इसमें बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव भी मौजूद हैं। वही जो ये केस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, इसमें जो चीज़ें हुई थी उसके बाद नाम आया था कि हो सकता है केटीआर भी अरेस्ट किए जाएं, केटीआर भी अरेस्ट हो जाएं। लेकिन उसी सब चीज़ों को देखते हुए केटीआर के घर के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बैठ करके सभा कर रहे हैं। और अपने लीडर को अगर पकड़ने के लिए पुलिस आती तो उससे वो कहीं ना कहीं भिड़ने को और अपने लीडर को बचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। देखिए, मामला जो है वो 11 नवंबर को जो विकाराबाद के लंगचेरला में जो मामला जो सामने आया था, उसके बाद से ये जो केटीआर हैं वो लगातार जो कानूनी दावपेच है उसमें फंसते जा रहे हैं। देखा गया कि कैसे वहाँ पे जो कुछ अधिकारी थे, वहाँ पे कुछ जो भूमि है उसके जांच पड़ताल के लिए वो गए हुए थे। उसके बाद से वहाँ के कुछ लोगों ने उन पे हमले कर दिए। बाद में पता चला कि हमला इसलिए हुआ था कि जो एक बीआरएस के जो पूर्व विधायक थे पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, उन्होंने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि ये जो विवाद हुआ इसके पीछे जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराव, उनका हाथ था। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसमें अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में केटीआर की गिरफ्तारी हो सकती है। जब ऐसे मामला सामने आया तो केटीआर की तरफ से ये भी बयान सामने आए थे कि आप हमारी गिरफ्तारी कर लो, अगर आपको मेरी गिरफ्तारी से खुशी मिलती तो आप गिरफ्तारी करो, लेकिन जो किसान हैं उनको आप छोड़ दो। तो आप समझ सकते हैं कैसे जो केटीआर हैं वो किसानों पे अपनी दाव पे चलते हुए खुद की कटाक्ष के लिए किसानों पे दाव खेल रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रहा है कि 3 दिनों से लगातार जो बीआरएस के जो समर्थक है या कह ले जो चंद्रशेखर राव है उनके जो समर्थक हैं वो लगातार 3 दिनों से घरों के बाहर डटे हुए हैं। और वो सिर्फ इसलिए डटे हुए हैं कि जो तेलंगाना पुलिस है वो उनकी गिरफ्तारी न करे, और ऐसे आशंका जताई जा रही है कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अभी जिस तरह से 3 दिन से लगातार वो घरों को बाहर डटे हुए हैं, और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जो केटीआर है जो चंद्रशेखर राव के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनकी लगातार जो सहायता है वो ले रहे हैं, उनसे बातचीत करके आगे क्या रणनीति बनाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से बीआरएस के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने जो खुलासा किया है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि शायद केटीआर की गिरफ्तारी हो। लेकिन अगर केटीआर की गिरफ्तारी होती है तो फिर तेलंगाना की राजनीति में नई भूचाल आ सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर केटीआर को अरेस्ट किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती, जिस तरह से वो बयान सामने आया था उस पर केटीआर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं इन पे दबाव डाल करके जिसे बाहर लाई गई हैं, और जब से यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तब से बीआरएस जो है काफ़ी एक्टिव हो गई है, केटीआर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह से अभी हाइड्रा का मामला सामने आया था, मूसी रिवर का मामला सामने आया था, या फिर किसानों का प्रोटेस्ट का मामला सामने आया था, तो वो उनके साथ गए, उनके पास गए, उनसे बात की और उनके लिए बोला है कि हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करती है तो हम आपके साथ रहेंगे। इसमें क्या कहेंगे शायद कि अगर जब आप हार जाते हैं तो आपको वही जनता एक मतलब क्या बोलते हैं, आप उसको अलग चश्मे से देखते हैं, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं और वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उनको एक अलग चश्मे से देखते हैं। नहीं, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो देखा गया कि कैसे जब कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे बनी उसके कुछ महीनों तक बीआरएस है वो लगातार खामोश रही। लेकिन अब जो केटीआर हैं वो लगातार बीआरएस पार्टी जो है उसकी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन कुछ दिनों से जैसे मामले सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि हर मोर्चे पे बीआरएस आगे आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे छात्रों के आंदोलन की बात कर ले या फिर और किसानों के मुद्दे की बात करें तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस के ऊपर कैसे लगातार बीआरएस है वो हमलावर है। इसी के साथ कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आई थी कि उसमें ये कहा जा रहा था जो केटीआर है वो लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है जो वाला कमान है उसके टच में है। और यही कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि केटीआर जो है लगातार बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं और उनकी जो अभी लगातार जो मिलन हो रहे हैं बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ
तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद कि केटीआर और जो बीजेपी है वो एक साथ हो जाए, लेकिन ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो काम करा रही है, तो एक तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ये विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट है उसके कामकाज को रोकने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए ऐसे ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन वही अगर विपक्ष की बात करें तो उसका ये कहना है कि कांग्रेस जो लगातार इलेक्शन में जो अपने वादे किए थे उस वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, और इसी की वजह से इन सब मामलों को सामने ला रही है, ताकि जो जनता है वो मेन जो वादे किए गए थे कांग्रेस के उस वादे को भूल जाए और जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश के हालात चल रहे हैं उस पर एक शेर काफ़ी ज़्यादा मतलब याद आ रहा है मुझे कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये शेर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यूपी के झांसी से दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में NICU जो बच्चों के लिए ICU होता है उसमें आग लग गई, जिसमें 10 मासूम न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो जल गए और वहीं 16 बच्चे अभी भी घायल हैं। इसके बाद फिर जो वहाँ के हॉस्पिटल है उसने बोला है, जो डॉक्टर्स हैं, कि भाई ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, इन चीज़ों पे मतलब नहीं करना चाहिए। वही अभी कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि झांसी में NICU बन गया है, उससे बच्चों को बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। और कल ही शाम में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें 10 न्यूबॉर्न बच्चे जो हैं वो मर गए हैं और 16 भी घायल हैं। और उन बच्चों की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उनको इस तरह से निकाल करके खिड़की से दिया जा रहा है उनके जो पेरेंट्स हैं उनको, कि कोई भी हो अगर उसके अंदर इंसानियत बची होगी तो इंसानियत के नाते वो वहाँ पे रोएगा, उसकी आंखें भर आएंगी। ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है उस घर पे कितनी खुशियाँ होती हैं। उसके बाद वो एक हॉस्पिटल में रखा जाता है NICU, जो इन्होंने बोला कि अभी बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा इलाज होगा। उसके बाद फिर उन बच्चों वहाँ पे आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो उसमें 10 बच्चे बिल्कुल झुलस जाते हैं शायद और 16 बच्चे अभी भी घायल हैं। अब 16 बच्चे जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है दूसरे हॉस्पिटल्स में। इसके बाद कहीं ना कहीं उस अस्पताल का जो प्रशासन है उस पर, और यूपी गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े वादे करती है कि हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में ये हो रहा है, हमारे प्रदेश में ये हो रहा है, इस पे भी सवाल खड़े होने लगते हैं। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जो अक्सर उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं दूसरे राज्यों में जाके, लेकिन अपने राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं देते। और जिस तरह से कल एक कोई क्या बोलते हैं, कल एक त्यौहार मनाया जा रहा था, कोई दिवाली करके कुछ त्यौहार होता है वो मनाया जा रहा था, उस वक्त वो अपने प्रोग्राम में बिजी थे और इधर नवजात बच्चे जो हैं न्यूबॉर्न बेबीज, उनके वो जहाँ पे सुरक्षा के लिए रखे गए थे उसमें आग लगी हुई थी और 10 बच्चे उसमें झुलस रहे थे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के लोगों में इस वक्त मानसिकता सिर्फ धार्मिक है, इंसानियत के नाम की चीज़ कम बची है। और इंसानियत अगर नहीं होती है तो फिर इंसान ऐसे ऐसे बयान दे देता है, ऐसी चीज़ें उसके सामने से निकल जाती हैं कि उसे कुछ भी फिक्र नहीं रहती। उसको फिक्र बस ये रहती कि हमें सत्ता में रहना है और हमारे साथ एक तबका है जिसकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसानियत के नाते सोचें तो जो वो 10 बच्चे जिनकी मौत हुई है उनके घर वालों पे, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। किसी का बच्चा एक ही होता है, मतलब जिस भी तरह से चीज़ें होती हैं हर इंसान के दिल पे वो चीज़ें लगती हैं और उसके बाद फिर वो जब बद्दुआ देता है तो ऐसे लोगों की बद्दुआएं बहुत बुरी होती हैं। क्या पता किसी का हाल किस तरह हो, क्या पता उसके घर वालों ने किस तरह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्या पता वहाँ क्या चीज़ें और हों। लेकिन जब आग लगती है तो उसके बाद हॉस्पिटल में लोग कम होते हैं और उनको बचाने के लिए वहाँ पे जो गैस सिलेंडर रखे होते हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं फायर वाली जो एक वो रखी होती है, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या वहाँ पे इन चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए ये चीज़ें नहीं थी, या अगर ये चीज़ें थीं तो वहाँ पे उन बच्चों को बचाने के लिए उस वक्त ये चीज़ें इस्तेमाल क्यों नहीं की गई। जिस तरह जब वहाँ पे आग लगी उस वक्त हॉस्पिटल में 54 बच्चे एडमिट थे, 54 बच्चों में ज़्यादातर न्यूबॉर्न बेबीज थे, या कुछ टाइम हो गया था, मतलब 1 महीना 15 दिन ऐसे हो गए थे जो अभी मतलब थे कुछ दिन के। इस पे उत्तर प्रदेश में अब राजनीति भी शुरू हो गई, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पे राजनीति से ज़्यादा आप
वहाँ की जो व्यवस्था है उन पे बात करें, क्योंकि जिसके बच्चे की डेथ हुई है, अभी बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसकी डेथ हुई, नॉर्मल डेथ नहीं होती है, ये डेथ जो होती हैं ये कहीं ना कहीं समाज में और हमारे जो वहाँ पे जो सरकार होती है गवर्नमेंट के लिए और हॉस्पिटल के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है। देखिए, कहा जाता है कि आपदा में अवसर ढूंढना, और इन सब मामलों में अक्सर देखा जाता है कि लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। उत्तर प्रदेश की झांसी का जो मामला सामने आया है अभी, जो कि उस अस्पताल की अगर बात करें तो वो आप समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वो अस्पताल है, और वहां पे अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आ रही है उसमें 10 जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी थे उनकी मौत हुई है, जबकि टोटल 54 यानी 54 बच्चे वहां पे एडमिट थे। लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जो बच्चे अभी निकाले जा चुके हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 16 बच्चे अभी बता रहे हैं गंभीर घायल है। इन मामलों में देश के प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और वही विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल खड़ा किया है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस बात की दुख जताई, फिर इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जांच का विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए और जो इसमें अपराधी जो शामिल है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वह अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इन्होंने शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजे की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है और वही जो घायल है उसको 50,000 रुपए देने की बात कही। लेकिन इसी के साथ वहां पे जांच कमेटी भी बनाई गई है और वो जांच कमेटी जो है वो जांच करेगी, तय पाएगी कि आखिरकार ये हादसे हुए कैसे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वही उत्तर प्रदेश अपने विकास के मॉडल की बात करती है, उस सूबे के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य में जाकर वहां के विकसित राज्य की बात करते हैं और उन्हीं के राज्य में ऐसे जब घिनौने अपराध हो रहे हैं, ऐसे जब घटनाएं घट रही हैं, तो आखिरकार जब उस राज्य के लोग खुद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरे राज्य में उस सूबे के मुख्यमंत्री किस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आपका राज्य सुरक्षित होगा। अगर हमें 2017 की घटना याद होगी, कैसे गोरखपुर का एक बीआरडी अस्पताल था, वहां पर भी ऑक्सीजन की वजह से कुछ बच्चों की मौत हुई थी और उस अस्पताल की अगर बात की जाए तो वहां पर जो डॉक्टर काफिल थे उनकी देख रेख में, उनकी सूझबूझ के साथ बहुत से ऐसे लोग थे, मरीज थे जिनकी जान बचाई गई थी। लेकिन बाद में राजनीतिक दांव पेच लगाकर उनको जेल में डाला गया, कुछ महीने वो जेल में बंद रहे, बाद में कोर्ट की तरफ से भी उनको क्लीन चिट मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हर मामले में राजनीतिक की जा रही है, ध्रुवीकरण की जा रही है। वही 2017 का मामला जो था उसमें कैसे डॉक्टर कफील खान को एक अलग नजरिए से दिखाया गया, उनको जेल में बंद किया गया, उनके ऊपर कई महीनों केस चले, बाद में उनको कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। लेकिन अभी जिस तरह से झांसी में मामला सामने आया, आखिर का सवाल इन पर यह उठता है कि इन मामलों में कब तक लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और क्या मुआवजा देना उन बच्चों को वापस कर देगा जो लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री की बात करें, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, तुरंत उनके जबान से निकल जाती है हम इतने मुआवजा दे रहे हैं। वहां पे कुछ दिन अभी आपने भी जिक्र किया कि कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई थी कि वहां पे एनआईसीयू जो है वो वार्ड बन गया और यहां पे बेहतर इलाज होगा। क्या यही बेहतर इलाज था कि वहां पे जो सामान, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही कि वहां पे जो आग लगने की जो चीजें होती है, सामान बुझाने की जो चीजें होती है, कि वो सही से काम नहीं कर रहा था और यही वजह है कि वहां पे बच्चों की मौत हुई है। विजुअल जो सामने आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पे जो छोटे बच्चे की जो लाशें है वो निकाली जा रही है। बिल्कुल लग रहा है कि मतलब मानो कोई सामान निकाला जा रहा हो। वहां जो इमरजेंसी खिड़की है उसको तोड़कर वहां से निकाले गए। एक वीडियो देखा जा रहा था कि उसमें कुछ माँ बाप थे, वो बच्चों की लाश ढूंढ रहे थे, वहां से सामान तो निकाल रहे, लेकिन उनके ही अपने बच्चों के लाशें नहीं मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मामले हुए, अभी मामले के हुए 4 घंटे भी नहीं हुआ था, उसके बाद जो सूबे के उप मुख्यमंत्री है वो वहां जाने वाले थे, वहां विजिट करने के लिए। लेकिन उनके आने से पहले वहां जो चुना होता है या फिर उनके स्वागत के लिए मानो कोई उद्घाटन करना हो और उसके लिए उनकी भव्य तैयारियां की जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं किसी राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के विजिट करने के लिए अगर वहां का कोई सूबे के डिप्टी सीएम जाता है तो अधिकारियों की इस बात की चिंता होती है कि उस डिप्टी जो सीएम आ रहे हैं उनके भव्य तरीके से स्वागत की जाए, न कि वहां के जो अभी हालात हैं उस पर काबू पाया जाए। देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई, जिस तरह आपने 2017 की घटना का जिक्र किया है, 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनकर आए थे। बीजेपी की गवर्नमेंट काफ़ी टाइम के बाद आई थी और उसके बाद ये जब घटना हुई थी तो इसमें डॉक्टर कफील को एक विलेन के तौर पे पेश किया गया था। उसके बाद कोर्ट ने अपनी तरफ से जो वो थी चीज़ें थी वो क्लियर की और वो फिर बाहर है डॉक्टर कफील।
ये जो घटना हुई है इसमें जिस तरह आपने बोला है कि सूबे के डिप्टी सीएम वहां जाने वाले थे, उनके जाने के लिए भव्य तैयारियां की गई, इससे मुझे एक चीज और याद आती है कि अभी गुजरात का इलेक्शन चल रहा था, वहां पे एक पुल था, मोरबी पुल था शायद, वो गिर गया था उस दौरान, उसमें कितने लोगों की मौत हो गई थी। उसके लिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हॉस्पिटल का दौरा करने वाले थे गुजरात में, तो गुजरात के उस हॉस्पिटल को एक 5 स्टार होटल की तरह बना दिया गया था रातों रात। वहां पे कूलर रख दिए गए थे, लेकिन गलती से जो कूलर रख रहे थे उन्होंने उन चीजों का वो नहीं किया था, मतलब कूलर का कनेक्शन पानी से किया ही नहीं था, खाली कूलर रख दिए गए थे। इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं देश में, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, ये जो होती लापरवाही ये हॉस्पिटल की होती है, लेकिन हॉस्पिटल पे आपको एक्शन लेना चाहिए। उस देश के उस जो वो है राज्य है, उसके जो सीएम हैं, उनको इस पे सख्त वो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि भाई आपके यहाँ 10 नवजात बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। और मुख्यमंत्री का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से इसका वो किया गया था उद्घाटन, उसमें ये बोला गया था कि अब बच्चों को एक मतलब अच्छे इलाज के लिए एनआईसीयू बनाया गया है, और अगर यही अच्छा इलाज है तो मुझे नहीं लगता कि फिर इतने अच्छे इलाज की किसी को ज़रूरत होगी। सरकारी अस्पताल है, अक्सर देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो निचला तबका है, जो गरीब है, वो वहां पे बेहतर इलाज करा लें। लेकिन वहां पे जो अभी तस्वीरें सामने आई हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार जो वहां पे सिस्टम रखे हुए थे, क्या वो सुचारू रूप से चालू थे या नहीं? अगर चालू नहीं थे तो इंस्पेक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसको चालू कराए क्यों नहीं गए, या फिर क्या वो खाना पूर्ति के लिए वो सब चीजें रखी जा रही हैं? और जब ऐसे वारदात सामने आते हैं, जब ऐसे घटनाएं सामने आती हैं, तब पता चलता है कि ये चीजें नहीं चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल अभी भी ऐसे मौजूद होंगे या अभी भी मौजूद हैं कि जहां पे सब चीजें सुचारू रूप से नहीं चलती हैं, और इसी वजह से ये सब जो वारदात होती है या घटनाएं जो सामने आती हैं, बाद में फिर पता चलता है कि वहां पे ये सब चीजें चल नहीं रही थी। क्योंकि अस्पताल प्रशासन जो होता है उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि उसके अस्पताल के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो, और कौन कौन सी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। लेकिन आमतौर पर यही देखा जाता है कि अगर उसकी कंप्लेन हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो अधिकारी होते हैं वो कहने के इन सब चीजों से दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं। बाद में जब बड़े हादसा होते हैं तो फिर पता चलता है कि इन मामलों में ऐसी पहले शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन अभी झांसी में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में झकझोर देने वाली खबर है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, या फिर कह लो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से व्यस्त हैं, तो उनपे कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा होता है कि आपके राज्य के जब अस्पताल सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य के जब खुद वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर आखिरकार आप दूसरे राज्यों में जाकर किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए भी ये गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसानियत के नाते भी ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ें सामने आती हैं। इन कुछ बच्चे जो आगे अगर बड़े होते वो तो वो कुछ अच्छा भी कर सकते थे उसमें से, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर के बोलते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश की तरह नंबर 1 राज्य बना देंगे। नंबर वन राज्य किस तरह बनाएंगे आप? ये तो चीज़ें रोज सामने आती रहती हैं। वही महाराष्ट्र में इस वक्त अगर हम बात करें, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरम पर है। हर मतलब जो भी वो है नेता हैं अपनी अपनी पार्टी को, वो एक दूसरे से अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए, आप लोगों ने हमें जिता दिया, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और वहाँ पे मतलब वहाँ पे देखा जाए तो जो वो है क्या बोलते हैं, वहाँ के चुनाव में जो लड़ाई है वो 2 लोगों में, एक एमवीए और एक महायुति में, 2 ग्रुप हैं, ये 2 गठबंधन हैं, जो 2 अलायंस हैं, इनमें लड़ाई है। वही अगर महायुति की बात करें तो महायुति में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। महायुति शुरू से कहती आ रही कि हमारे में सारी चीज़ें सेम मतलब ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से चीज़ें सामने आई हैं कि महायुति में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनके अलायंस में जो पार्टियां हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार का जो एनसीपी है, वो उसमें कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही। जिस तरह से अभी मतलब देखा जाए तो वहाँ पे जो वो दिए जा रहे हैं बयान, उसका लोग समर्थन नहीं कर। जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ ने वहाँ जाके बटेंगे तो कटेंगे वाले जो बयान दिए, तो उस पर
हालांकि वहां की जो उनकी अलायंस पार्टी बीजेपी, वही नहीं, बीजेपी के खुद के लोग भी उस मतलब बिल्कुल उससे जो है वो कहीं ना कहीं वो किनारा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर और सामने आई है कि इसमें जो वहां पे गुट है क्या बोलते हैं अजीत पवार का, उसके एक नेता है नवाब मलिक। नवाब मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि हम उन बीजेपी नेताओं पर लीगल एक्शन क्या बोलते करेंगे जिन्होंने हमारा नाम दाऊद से जोड़ा है, दाऊद इब्राहिम से जोड़ा है। अब इसको लेकर के वहां पे एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जिस तरह से बीजेपी का ये कहना था कि भाई आप जो है उनको टिकट मत दो, उनकी बेटी को भी टिकट मत दो, लेकिन अजीत पवार ने उनको टिकट दिया, उनके लिए प्रचार भी किया और कहीं ना कहीं महायुति के लिए गले की हड्डी बन गई है। वो चाहते हैं कि इनको टिकट ना मिलता, अगर इनको टिकट नहीं मिलता तो हमारी चीजें सही चलती। लेकिन जिस तरह से महायुति वाले पहले बोलते थे कि एमवीए में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो ये उनके मुंह पे एक तमाचा टाइप है कि आपके ही लीडर्स, आपका ही गठबंधन जो है वो आपके ही पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ है। और डिप्टी सीएम है वहां के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दूसरे डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार, उनसे बोला था कि आप नवाब मलिक को टिकट मत दो, लेकिन उन्होंने नवाब मलिक को भी टिकट दिया, उनकी बेटी को भी टिकट दिया और उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, वो उनके लिए वोट भी मांग रहे हैं वो। अब इसमें अगर यही चीज कहीं एमवीए के साथ होती तो एमवीए को लेकर के इस वक्त देश में क्या माहौल बना जाता वो आप सही समझ सकते हैं। देखिए ये भाजपा की बस एक रणनीति है वहां के असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए। अगर भाजपा के अंदर सच में काबिलियत होती या उनको लगता है कि नहीं नवाब मलिक को टिकट देने से हमारी जो पार्टी है, जो एजेंडा है या फिर हमारा जो संविधान है उस पर अगर ठेस पहुंच रहा है, तो आप अजीत पवार का गुट छोड़ देते। क्या जरूरत थी आपको साथ में रहकर महाराष्ट्र के इलेक्शन लड़ने के लिए? नवाब मलिक को सिर्फ एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और भाजपा इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा को अच्छे तरीके से पता है कि अगर नवाब मलिक अजीत पवार के साथ है तो उनका जो हिंदू वोट बैंक है उन पे ताने मारकर उसको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा गया शुरू से ही अजीत पवार के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर कितनी भाजपा ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अजीत पवार ने न सिर्फ नवाब मलिक को टिकट दिया बल्कि उनकी बेटी को भी टिकट दिया। तो एक साथ दो टिकट देना। वही अगर नवाब मलिक की बात की जाए तो नवाब मलिक ने यह कहा है कि जब मैं जेल में था तो अजीत पवार लगातार हमारे फैमिली से मिलते थे, काफी उन्होंने मदद की। इसी के साथ नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि मैं सिर्फ नवाब मलिक, माफ कीजिएगा, अजीत पवार को अपना नेता मानता हूं और ना मैं किसी पार्टी को मानता। वही प्रधानमंत्री मोदी की जब बात आई तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता नहीं है, और अगर हम सहयोगी दल में है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि वो हमारे नेता है। मेरे नेता सिर्फ अजीत पवार है, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं जब जेल में था तो काफी उन्होंने हमारी मदद की। अजीत पवार की जब बात आती है तो देखा गया कि जैसे जिशान सिद्दीकी के फैमिली का मामला आया, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो लगातार वो उनके फैमिली में के टच में रहे। तो ऐसा माना जाता है कि अजीत पवार पॉलिटिक्स ऊपर उठकर जो इंसानियत होती है उसके तहत वो काम करते हैं। अभी नवाब मलिक की जो बात सामने है, उन्होंने खास तौर पे ये कहा है कि भाजपा जो है लगातार उन पे मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम और आतंकवाद का जिक्र करती है और उससे उनकी तार जोड़ती है। और जो उनके वकील है उनके साथ वो भाजपा के जो लीडर है जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं उस पर वो लीगल नोटिस जारी करेंगे। लेकिन सवाल यही कि अगर भाजपा को लगता है कि नहीं हमारे अलायंस में, हमारे गठबंधन में कोई ऐसी पार्टी है जिस पार्टी से कोई उम्मीदवार जो आतंकवाद है या दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन है और उसको टिकट दिया जा रहा है, सिर्फ उसी को नहीं उसकी बेटी को भी टिकट दिया जा रहा है, और भाजपा को लगता है ये गलत है, तो आपने आखिरकार अलायंस छोड़ा क्यों नहीं? आप उसी पार्टी के अलायंस में हैं और उसी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसके खिलाफ आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पार्टी से अलायंस हम तोड़ लें, या फिर उस पार्टी के जब तक नवाब मलिक की टिकट नहीं करती है तब तक आप चुनाव नहीं लड़ते। तो आपको तो सिर्फ एक मुखौटा मिल गया है कि बयानबाजी करने का मौका मिल गया है और आप खुद हिंदुत्व भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ ये भी आप जो बैलेंस है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार के ऊपर हम ज्यादा बयानबाजी करते हैं तो वहां का जो वोटर है वो हमसे खिसक सकता है। तो आप समझ सकते हैं भाजपा के ऊपर तो शुरू से आरोप लगते रहे कि इनके पास एजेंडे कुछ और होते हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो आवाम के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं वो होते नहीं। तो भाजपा बस ऐसे बयानबाजी इसीलिए करती है कि जो वोटर्स हैं उनका ध्यान भटके और आम जो इशूज है, जो महंगाई है, उन सब चीजों पर गौर न करे और इन सब मुद्दों पर जनता उलझती रहे। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि वो अलायंस तोड़ लें, इसमें एक चीज़ है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई अलायंस नहीं करता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो है छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र यूपीएससी भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो एक साथ एक ही दिन की जाए।
इसको लेकर के वो उनका प्रोटेस्ट जारी है और उनके कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं। उनका नारा है कि उन्होंने मतलब वहाँ पे कई नारे भी अपने निकाले हैं। और इसी बीच एक खबर और सामने आई है कि यूपी विधानमंडल सचिवालय में 186 पदों के लिए हुई भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये जो हुई थी परीक्षा भर्ती पर मतलब उसने जो अपना वो दिया है उसमें बोला है कि इसमें जो है कुछ ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं जो वीवीआईपी लोगों से संपर्क रखते हैं या वो किसी नेता के रिलेटिव हैं। एक तरफ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम हो। वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि वहां की कुछ नौकरियां निकाली गई, उन नौकरियों में वीवीआईपी लोग मतलब उनके जो रिश्तेदार हैं या फिर नेताओं के रिश्तेदारों को ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरह अभी हमने पहले कहा कि यूपी में जिस तरह से अभी झांसी में जो बच्चों के साथ जो घटना सामने आई है उसने तो आपका दिल वो कर दिया, दहला दिया है। लेकिन ये जो चीज़ सामने आ रही, ये जो रिपोर्ट सामने आ रही, जाहिर है कि यूपी के लोगों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो आगे नौकरी की तलाश में हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, जिनका किसी नेता से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, उनके लिए क्या होगा फिर? देखो, यही तो बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश का मॉडल ये कहता है कि जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक के साथ साथ 186 पदों के लिए जब नियुक्ति होती है तो उस विधान परिषद के जो अंदर काम करने वाले वीवीआईपी है, यहाँ तक कि जो पीआरओ ऑफिसर के साथ और भी जो लोग हैं, हर 5वें नंबर पे जो अधिकारी हैं या फिर जो काम करने वाले हैं उनके कोई सहयोगी या कोई रिश्तेदार निकलता है। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और यह मामला तब सामने आया था जब 2020-21 के ये परीक्षा भर्ती के लिए जब नोटिस निकले थे। उसके बाद से कुछ छात्रों ने 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उसके बाद से सुनवाई चल रही थी और तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब 21 सुनवाई हुई तो मामला सामने ऐसा है कि जो परीक्षा जो 186 पदों के लिए नियुक्ति होने वाली थी उसमें हर 5वें नंबर पे जो सचिवालय के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके सहयोगी निकले। वही अगर हम जब ये मामला सामने आया उसके बाद से सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच के बाद ये पता चला। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अपील पर जो अगली सुनवाई है उसको टाल दी गई है और जो सीबीआई की जांच है उसको भी टाल दी गई है और जो अगली सुनवाई है वो 6 जनवरी 2025 को की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह से छात्र लगातार वहां पे आंदोलन कर रहे हैं आरओ और पीसीएस एग्जाम को लेकर, दूसरी तरफ ऐसे जब खबरें आती है तो यकीनन उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी भी राज्य की जब ऐसी खबरें सामने आए तो वहां के जो छात्र हैं उनका मनोबल टूट जाता है कि कैसे वो लगातार रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, ना जाने कितनी कैसे सिचुएशनों का सामना करते हैं। लेकिन जब परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा के बाद खबर जो पेपर लीक होती है उसकी तो खबरें सामने आती हैं, लेकिन तब और दिल दहल जाता है जब पता ये चलता है कि जो आपके मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनके सहयोगी जब इन सब चीजों पे या इन सीटों पे कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अब अगर कोई वीवीआईपी है या कोई नेता का रिश्तेदार है उसको नौकरी मिलेगी और वो जो बंदा मेहनत कर रहा है और उसका कोई सपोर्ट नहीं, वो सिर्फ अपनी काबिलियत के भरोसे अगर वहाँ जा रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये देश में फिर उसी तरह होगा कि अगर आप हर एक इंसान जो है किसी लीडर से दोस्ती करना चाहेगा कि इनसे हमारी दोस्ती हो जाए, इनसे हमारी जान पहचान हो जाए तो हमारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद ये जो एक क्या बोलते तैयारी करने का जो सिस्टम होता है, जो पढ़ाई करने का सिस्टम होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। जिस तरह से अपोजिशन बोलती भी है कि बीजेपी सरकार जो है वो शिक्षा के खिलाफ रहती है, वो ये नहीं चाहती कि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ें और अगर वो पढ़ेंगे तो वो अपने हक की आवाज़ उठाएंगे, वरना वो फिर जब हम एक नारा लगाएंगे कि चलो वहाँ पे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो वो फिर चल देंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। इसी बीच एक खबर और सामने आई है महाराष्ट्र इलेक्शन से ही कि महाराष्ट्र में अब फिर से एक बार राज ठाकरे ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हाथ में सत्ता आ गई तो हम लाउड स्पीकर्स मस्जिदों से हटवा देंगे और ये जो सड़कें होती हैं ये किसी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं होती, यहाँ पे कोई भी धार्मिक काम नहीं होना चाहिए, ये सड़कें चलने के लिए होती हैं। इसको लेकर के वहाँ पे एक राजनीति छिड़ गई है फिर से कि अब कुछ टाइम के बाद राज ठाकरे फिर से एक्टिव हुए हैं और राज ठाकरे उससे ये कह रहे हैं कि हमें एक बार सत्ता दे दीजिए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमें एक बार सत्ता दे दीजिए तो इसका मतलब ये कि आप इनडायरेक्टली बीजेपी के सपोर्ट में हैं। आप खुले तौर पे ये नहीं कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, या बीजेपी आपके जो वो हैं
जिनको आपने टिकट दिया, कैंडिडेट्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है खुले तौर पे, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको सपोर्ट कर रही है। आपके 2 एमएलए जीत के आते हैं या कभी एक भी नहीं आता आपका एमएलए एमएनएस से, जो उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उससे आप किस उससे ये कह सकते हैं कि हमें एक बार सत्ता दे दीजिए? आपके कितने एमएलए लड़ते हैं वहां पे? और जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो 24 से 48 घंटों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। अगर आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएंगे तो आपके ही यहाँ महाराष्ट्र में गणेश की पूजा होती है, गणेश 10 दिन के लिए रखे जाते हैं, उसमें रोड ब्लॉक होते हैं। जब उनको क्या बोलते हैं, उनके विसर्जन के लिए निकाला जाता है तो रोड ब्लॉक किए जाते हैं। वहाँ पे रोड पे आप नमाज पढ़ने की बात करें, नमाज पढ़ने के लिए अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रोड पे नमाज पढ़ते हैं। अब ज़्यादातर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। अगर कहीं पे मस्जिद में जगह नहीं है तो वहाँ पे मस्जिद में 2 बार नमाज होती है, एक ही नमाज 2 बार होती है। जुमा मैंने देखा कई जगहों पे 2 बार हुआ है कि मस्जिद में, क्योंकि बाहर अलाउ नहीं है नमाज पढ़ना, तो आप अंदर ही नमाज पढ़ेंगे। इस तरह के बयान दे करके देश को तोड़ने वाले, देश के भाईचारे, वो जो है देश का भाईचारा, उसको ख़त्म करने वाले बयान दे करके आप अगर सत्ता में आ भी गए तो भी आप इसी तरह के बयान देंगे जिस तरह के आप अभी दे रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सत्ता में रहें या ना रहें। आपको इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश में अगर डेवलपमेंट आना है, इस देश की तरक्की चाहनी है, तो आपको देश में इस तरह के बयानात से अलग हटके शिक्षा, नौकरी, हेल्थ, महंगाई, इन सब चीज़ों पे बात करनी होगी। इन चीज़ों पे नहीं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो 48 घंटे में हम लाउड स्पीकर हटवा देंगे मस्जिद से। अरे आप ये कहिए कि अगर हम सत्ता में आ गए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको हम नौकरी देंगे। जो मराठा आरक्षण के लिए वो लड़ रहा है बंदा, हम वो आरक्षण दिलाएंगे। उस पर नहीं बात करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। आपको ये पता चल गया है कि इस वक्त देश में अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो जनता आपके साथ आएगी, लेकिन वो गलत है। क्योंकि अभी जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया था कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन बीजेपी को उतना फायदा नहीं हुआ। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस तरह के बयान दे करके हाँ कुछ लोगों का वोट हासिल कर सकते हैं, कुछ लोगों की सिंपैथी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस आप देश में हैं उस देश की आबादी बहुत ज्यादा है, उसमें आप इस तरह के बयान देंगे। वहीं कुछ लोग समझदार भी हैं जो लोग आपके साथ ना जा करके वो ऐसे लोगों को चुनना पसंद करेंगे जो लोग इंसानियत की बात करते हैं। देखिए, आपने राज ठाकरे का जिक्र किया। यहाँ पे महाराष्ट्र के अगर इलेक्शन पर नजर दौड़ाई जाए तो माना ऐसा जा रहा है कि राज ठाकरे खुले तौर पर नहीं, लेकिन उनकी बातों से या फिर जो उनकी अंदरूनी पैठ है उससे ये पता चलता है कि पूरे साफ तौर पर ये भाजपा को यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अभी इन्होंने ये कई दिनों से लगातार ये अपने जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसमें इनका जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी के साथ और भी कई तमाम मुद्दों पर जिक्र किया है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि हम सत्ता में आते हैं तो आने का 48 घंटे बाद मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हुए उसको उतार देंगे। आप समझ सकते हैं कि जो इसके पहले जो पूरा घोषणा पत्र में सुरक्षा, एजुकेशन की बात की गई है उसको ही ढकने के लिए कहीं ना कहीं मस्जिद का इन्होंने जिक्र किया है। आमतौर पर देखा जाता है कि भाजपा के भी ऐसे बयान सामने आते हैं। राज ठाकरे को अगर पता है कि नहीं हम सच पे एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, हेल्थ पे काम कर सकते हैं, रोजगार पे काम कर सकते हैं, तो आखिरकार आपको मस्जिद का मामला लाने की क्या जरूरत थी? महाराष्ट्र में क्या मस्जिद ही ऐसी जगह है जहां पे लाउड स्पीकर दिखते हैं? आपने इस बात का जिक्र किया कि कैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी है वो धूमधाम से मनाए जाते हैं, जो लगातार 10 दिन तक वहां पे रोड ब्लॉक किए जाते हैं। और भी कई ऐसे त्यौहार है जिसमें लगातार वहां पे साउंड लाउड स्पीकर का जिक्र होता है, खुले तौर पर उसमें गाने बजाए जाते हैं। तो क्या अगर वहां पे हम मस्जिद का जिक्र करें तो क्या राज ठाकरे को सिर्फ मस्जिद का मामला सामने लाने के बाद उनको वोट मिल सकता है? राज ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र में सुरक्षा, एजुकेशन की तो बात की, लेकिन मस्जिद का जैसे उन्होंने जिक्र किया, इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि राज ठाकरे सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए और हिंदुओं को वोट एक करने के लिए ये मस्जिद का मामला तुर पकड़ रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि सिर्फ मुस्लिम वोटरों पे भाजपा वो अलग लड़ रही है, राज ठाकरे अलग लड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये भी है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कट के जो हिंदुत्व की जो होड़ लगी हुई है कि हम बड़े हिंदू नेता हैं, हम बड़े हिंदू नेता हैं, तो क्या वो राज ठाकरे की तरफ जाएंगे या फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
उसी के बाद फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी उस बयान का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप इनकी मेंटलिटी समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ वोट के लिए ये बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई एक कुछ लोग हैं जिनको एक साथ आना चाहिए, बाकी लोगों की हमने जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, देश में चुनाव का माहौल है और जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं उसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं। देश के कई ऐसे लीडर्स हैं जिनके बयान सामने आ रहे हैं जिनको कभी सोचा जाता था कि ये बड़े सेकुलर लोग हैं, लेकिन वो सेकुलर नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, लेकिन वो अपना जो मतलब क्या बोलते हैं बुनियादी जो उनकी चीज़ें हैं, चाहे वो भाषा हो या उनके भाषण हो, उसको नहीं खराब कर रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो इस वक्त देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अभी जिस तरह से झांसी का एक केस हुआ है, झांसी में जिस तरह से 10 बच्चों की नवजात न्यूबॉर्न बेबियों की मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत ही क्या बोलते हैं बुरी चीज़ है कि एक राज्य में जो एक राज्य बहुत बड़ा राज्य है और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसकी उन्हें खबर होनी चाहिए और उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिए। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही खत्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।